जी हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। पेपर हो गया आपका और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन पेपर गया होगा, शानदार पेपर गया होगा। मैथ साइंस की आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये वीडियो आपको आपके लेक्चर जो पेपर होने वाला है उससे पहले मिल जाएगी, तो जो स्टूडेंट्स अब पेपर देने वाले हैं ये वीडियो ज़रूर देख कर जाए। मैथ साइंस में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चन तो क्या हुआ कि बहुत ही आसान आए हैं, आसान थे ऐसे लेकिन कुछ बहुत क्वेश्चन आसान थे। वाकई में बहुत अच्छे भी थे। ऐसा मैं मैथ्स में नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर आसान ही था। कुछ हम्म, क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो वो थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इतना हमने मेहनत से पढ़ा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आए, कराए हुए डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ। सही तो बात है। इतना था कि अगर आप मतलब मान लो मैथ में मैं ये नहीं कहता कि आप 30 में से 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन हाँ 23, 24, 25 के आसपास आपके मतलब ठीक होने चाहिए थे। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। मैं बहुत जेन्युइन बात करता हूँ, लंबी नहीं फेंकता, आप लोग जानते हैं। ठीक है कि जितना हो सकता था उतना होना चाहिए था, है ना, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो मैम अगर मैं पहले इस मैथ्स के बारे में बता हाँ देता हूँ, बता है ना, दीजिए। फिर आप फटाफट से साइंस के क्वेश्चंस बता देना, ठीक है। और सर साइंस के क्वेश्चन इजी थे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को साइंस का पेपर अच्छा लगा होगा। हमने साइंस में बहुत अच्छी खासी मेहनत की एंड साइंस के क्वेश्चंस जो थे अच्छे क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस थे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे जो हम भी सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को करवाए भी थे। ठीक है, एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको लगा होगा कि यार ये मैंने कभी देखा नहीं है, एक ही कहूंगी मैं उसमें से भी, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने किए हुए थे। तो आई होप अब आंसर की सर और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं। पहले मैथ से हम स्टार्ट करते हैं, आपको फटाफट से आंसर बता देते हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ दे देंगे, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपने आने वाले एग्जाम्स को अच्छे से कर सकें। और हाँ जो देखो आंसर स्टूडेंट बनाए दे हैं मैंने, चुके हैं देखो एग्जाम, अच्छे से। वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले ये चेक करने में कि यार कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए एंड कितने क्वेश्चंस आपके सही नहीं हो पाए। तो चलो मैथ से स्टार्ट करेंगे। अंकुर सर और मैंने ये सॉल्यूशंस बिल्कुल बना लिए हैं आप लोगों के लिए। तो अब आपके साथ आंसर की हम लोग चलो डिस्कस करते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना, स्टूडेंट्स का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन के थ्रू फोड़ दो। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 80, क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा। तो इसने x की वैल्यू पूछी थी मेरे भाई। x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन के थ्रू जाके 4 पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 6, 2 टू दी पावर 6, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 16 प्लस 64 हो गया 80। तो आ गया, बताओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया ठीक यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 10 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। तो किसी भी टैंक के जो घनाकार है, ठीक है, या क्यूब है या क्यूबोइड टाइप का, उसके 6 फेस होते हैं। ये ऊपर से खुला हुआ है तो 5 फेस बचे। अब घन की बात होती है कि हर एक फेस वर्गाकार होता है, तो 5 फेस बचे, तो 5 फेस का एरिया कितना हो जाएगा 5a²। एक फेस का एरिया a² है, ए क्या है, उसकी साइड है, एज है जिसे कह सकते हैं। तो मेरे भाई टोटल एरिया, अब यहाँ पर 10 मीटर भुजा दी गई है तो 10 का स्क्वायर, तो टोटल आपका एरिया 5 × 100 आ जाएगा। अब 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर के लिए आपका जो खर्चा है वो 5 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दो भाई। टोटल एरिया आपका 500 है, तो इंटू 5 कितना हो गया 2500। भाई साहब कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड का क्वेश्चन था। अभी आप देखते चलना। अभी जो कह रहे थे कि बहुत टफ था, हाई तौबा मचा रखी थी, हाँ 93 क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने मेरे से पढ़ी होगी उसने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मान के लिए के समीकरण के हो गए समान मूल। का मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका अगर b² इक्वल्स टू 4ac है तो उसके इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। b क्या होता है यहाँ पर, b अगर कहा है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो जो कि कितना है -k+3। ठीक है, ये माइनस और k+3, तो ये तो पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 4। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है k+2। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो k इक्वल्स टू कितना आना है यहाँ से -1। तो मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन सही था। आगे पढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर की बात करें। एक वर्त में व्यास द्वारा वर्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण बताया हुआ है, भाई समकोण है। ये तो बताया हुआ था कि ये सर्कल है, ये इसका व्यास है, ये किसी भी इसमें अगर एंगल बनाएगा तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। जिस दिन मैंने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया था ये क्वेश्चन कराया था। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का। अभी जिसने है तोबा मचा रखी थी ना कि पेपर पूरा टफ आया, ये आया वो आया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आया था। अब क्वेश्चन आता है 95, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 95। तो यहां पर क्या हुआ कि ऐसी के की वैल्यू ज्ञात करो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि भिन्न वास्तविक मूल हो, रियल रूट्स होने चाहिए। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, b² - 4ac
ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2k प्लस 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 1। जब हम वो लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये जिसने भी आंसर दिया गलत था, k ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ पर b ऑप्शन है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, इतना आपको आता है ना, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखा जाए ये कितना हो जाएगा -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब मैंने 4 कॉमन लिया, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अगर यहाँ पर मैं देखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास -k स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। ये कट हो गया, +1 से -1 गया तो 2k ग्रेटर देन 0, इसका मतलब k ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर था नहीं, हाँ ठीक क्वेश्चन था, लेकिन अगर पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कहने की ये तो आसान सा क्वेश्चन। अच्छा देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने आपको इतनी बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कराए, इतने अच्छे से याद कराए और ये क्वेश्चन भी कराया था। एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड को माप लेता है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है जी, ये लो भूखंड की लंबाई 35 है, ये लो जी 35 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि और विपरीत कोणों को जोड़ने वाला विकर्ण, लो जी विपरीत कोणों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 है, तो भूखंड की चौड़ाई बताओ। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि 12, 35, 37 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं और ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर ये 35 है, ये 37 है, तो ये कितना रहा होगा 12। कितनी देर का क्वेश्चन था बताओ, कितनी देर का क्वेश्चन था, किया हुआ क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। हाँ ये मैं मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा था, हमने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तक क्वेश्चन किए थे, ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मैंने कराया था तो वही आया। ये यहाँ तक मैं पहुंचा मैं चाह भी रहा था उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था अलजेब्रा कि यहाँ तक मैं पहुंचूं, लेकिन मुझे लगा कि यार यहाँ तक तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आपसे पूछा है और x प्लस 1/x आपको दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, क्या 7 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा 47, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ठीक है आराम से निकाल लेंगे। कितना होता है 7 का क्यूब माइनस, आपको याद है ना n क्यूब -3n, याद आया, तो 7 का क्यूब 343 और माइनस कितना हो जाएगा 3n, n कितना है 7 तो 21, ठीक है मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका 322, ठीक है। अब अगर आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, किसकी 47 गुना 322 और माइनस कर देना था 7, ये आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से मतलब मान लो आपका बचेगा 4 और 7 गया, तो ये आना चाहिए, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा भाई 97 का, डी ही लगाया आपने, हाँ 97 का डी ही आंसर था। तो जिसने इसका आंसर बी लगाया ये गलत करके चलाया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा ये वाला तो बहुत ही ईजी है, आप देख लो, सुनो इधर, ये तो बहुत ही ईजी था, 98 तो कितनी बार कराया, यदि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए, भाई साहब बेसिक से भी कराया, सारी तरीके से क्वेश्चन कराया है, और फिर भी ये भाई जिसका पेपर है 10% लगा गया है, जो कि सरासर गलत बात है। इसका आंसर होगा 44%, क्योंकि अगर कोई संख्या पहले 100 थी तो उसे 60% क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो 160 कर दिया गया और फिर 10% घटाया गया, 160 का 10% 16 होता है, 16 घटाया गया तो 144 बचेगा, जो चीज़ 100 थी वो 44 हो गई, 144 हो गई, तो 44% बढ़ गया। यह मैंने बताया था x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। एवरेज जिसने मेरे से पढ़ा होगा उसे पता था कि भाई इससे आसान क्वेश्चन तो सर कोई भी नहीं पूछ सकता जितना क्वेश्चन ही है, और ये भाई इसका आंसर 36 लगा के आए, इसे तो पाप लगेगा। आप डायरेक्ट ही देख लेते, 10 का औसत कितना है 25, भाई साहब 10 का औसत 25 है तो टोटल कितना रहा होगा 250, भाई एक हट गया तो कितनी संख्या है बची 9, और 9 का औसत कितना हो गया 24, अब 9 का औसत अगर 24 है तो टोटल कितना हो गया 9 चौक 36, 18 और 3 कितना हो गया 21, ठीक है मेरे भाई। 250 में से 216 गया तो कितना बचा 34, तो जो गया वो कितना लेके गया है 34 लेके गया, तो आंसर अगर मैं इसे प्रॉपर मेथड से करता तो भी मेरा टाइम नहीं जाना था इसमें, ठीक है। वरना तो मैंने आपको ये तरीका भी बताया हुआ है क्या, कि 10 का औसत है 25 और 9 का औसत हो गया 24, तो यहाँ पर एक घट गया,
यहाँ पर भी 1 घट गया, 10 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 10, माइनस की 1 गुना 24 से करेंगे तो माइनस का 24, माइनस का 10 माइनस का 24 कितना हो गया, माइनस का 34। और माइनस क्या करता है शो, जाना, जो भी है जो नंबर है वो चला गया है, कितना लेके गया है, 34 लेके गया है। तो मैम अभी तक एक क्वेश्चन आया है ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जहां तक मैं पहुंचने वाला था वहां मैं पहुंच नहीं पाया, है ना। इधर देखो मैम, सुनो, एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जहां x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछ लिया और वहां मैंने 4 तक कराया था, तो मैंने स्टूडेंट को कह दिया कि एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा है जो हम लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है। बाकी कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ, किसी भी बाहरी बिंदु से अगर किसी भी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, चाहे जितनी भी स्पर्श रेखा, 2 से आगे स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती, दोनों की जो लंबाई होती है वो समान होती है। अब भाई इसमें क्या ही था, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है या नहीं है। तो आंसर बताओ भाई कितनी देर लगनी थी, 10 सेकेंड, है ना। अभी हाई तोबा मचा रखी थी सर, इतना बहुत मुश्किल। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका मूल्यांकन करना है, तो इसका मूल्यांकन, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये दिया हुआ था √, मैं आपको लिख भी देता हूँ, 5 + √24 अपॉन 5 - √24। तो देखो इसका जब रैशनलाइज करेंगे तो हम 5 + √24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे दिया गया इसके विपरीत चिन्ह से। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, a² - b², a² है 5, 5 का स्क्वायर 25, b है कितना √24, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 1, और ऊपर क्या बचेगा, अगर एक ही नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका क्या बचता है, स्क्वायर बचता है या नहीं बचता, इसका अंडर है तो इसका बचेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरा 5 + 2√6। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये भाई बिल्कुल सही करके आए जिनका ये पेपर है। अच्छा, इससे अगले क्वेश्चन में ना एक दिक्कत थी, मैं बता देता हूँ क्या थी, है ना। ये वाला LCM HCF इतनी बार बताया, और मैम ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = LCM × HCF के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और आया हुआ है। तो देखो, 2 मात्राओं का गुणनफल इसने दिया तथा उनका महत्तम समाप्त वर्तक 18 दिया, तो उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया हुआ था कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दिस इज इक्वल्स टू LCM × HCF, होता है या नहीं होता है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1440, LCM हमसे पूछा है और HCF दिया हुआ है कितना, 18, तो मेरे भाई ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो 80, एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। हालांकि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी कराया, मैंने भी कराया हुआ है, ये एसएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मेरे को याद है। क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 80 जो है 18 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसने जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से इसका आंसर 80 ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हाँ, ये क्वेश्चन था कि जो मान लो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसने किया होगा, है ना। मुझे था कि चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वरना इतना आसान क्वेश्चन है, ये से तो फोड़ के रख देंगे। ये कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात दिया है वो 24, 26 और 25 है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 25, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 26। अच्छा, ऐसा करो, सिंपल करने के लिए इसे 260 और इसे 250 मान लो। 2 साल का साधारण ब्याज अगर 250 है तो पहले साल भी 125 रहा होगा, दूसरे साल भी 125 रहा होगा। साधारण ब्याज जितना पहले साल होता है उतना ही दूसरे साल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 260 है, तो पहले साल 125 है तो दूसरे साल 135 रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे साल आप देख रहे हो कि 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा है। ये 10 रुपए किस पे एक्स्ट्रा लगा है, पहले साल के इंटरेस्ट पे। तो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा है किस पे, 125 पे इंटू 100। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 2, 5 से काटूंगा तो 25, 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर होगा 8%। इस भाई ने 6% लगाया, गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, भाई जिसने जरा सा भी पढ़ा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि ए बी सी 3 बिंदु है, ए का ओरिजिन 0, 0 मतलब ओरिजिन यहाँ पर दिया है। 4 और 0 का मतलब है कि x की तरफ 4 गया होगा और y की तरफ 0 गया होगा, मतलब ये भुजा रही होगी 4। और सी बिंदु है 4 और 3, 4 और 3 का मतलब है कि भाई साहब x की तरफ 4 और y की तरफ 3, तो यहाँ कहीं रहा होगा 4 और 3, मतलब ये रहा होगा 3। अच्छा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना रहा होगा, 5, क्योंकि पाइथागोरियन त्रियक बनेगा,
है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो समकोण विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग है और समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मेरे भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अच्छा ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है ना। क्या देखे आए हो भाई आप। हाँ, आपको कितनी बार मैंने बताया जब ज्योमेट्री पढ़ाया था, यदि एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल, मेरे भाई ऑल्टरनेट एंगल इस तरीके से बात थी इंटरनल, ये और ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल कहां पर मिलते हैं, समांतर पैरेलल पे। ठीक है, तो समांतर कहां गया, बी ऑप्शन, इसका आंसर है बी ऑप्शन। इसे भी गलत करके आया भाई, ये पता नहीं क्यों गलत करके आया इतने आसान क्वेश्चन को। आगे बढ़े, अभी देखो सुनो, ऐसा नहीं, मैंने फिर कहा कि अभी तक ऐसा है कि 2-3, मैं मान लेता हूं चलो अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग टच नहीं कर सकते थे, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन 4 के अलावा कितने क्वेश्चन हम फोड़ के रख रहे हैं। क्या इसमें टाइम लग रहा है हमें 4 के अलावा क्वेश्चन फोड़ने में, बिल्कुल नहीं लग रहा। और ये क्वेश्चन तब फोड़ पा रहे हैं जब हमने बहुत डीपली पढ़ी है चीजें। बहुत, आपको भी पता चल गया होगा कि वो जो तैयारी करके जाते हैं ना कि 2 दिन में करो तैयारी, 3 दिन में करो, होश उड़ जाते हैं पेपर में बैठ के, इतना तो पता ही चल गया होगा आपको। अब ये कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। 2 की पावर 2x + 1 इक्वल्स टू, अच्छा a है सॉरी, और a की पावर 11। मैंने कहा था जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, और इस भाई को तो मेरे को कहीं पर मिलेगा, तो इसे तो मैं जहर दे दूंगा, देखना 2 किलो जहर इसके लिए पक्का है। तो x की अगर मान लो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। अरे पावर इक्वल होगी तो मेरे भाई ये इधर चला जाएगा, 2x = 10, तो x की वैल्यू 5 आएगी। ये पता नहीं कैसे 1 लगा रहा है, तो ये नहीं पड़ा फिर हमसे, ये है ना गलत आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई लो, कितना आसान क्वेश्चन तुमसे, ये क्वेश्चन तुम्हें घुमाने के लिए तो दिया था। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे भाई साहब, क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं ए मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो मुझे दिया हुआ है a + 1/a इक्वल्स टू 4, मेरे से पूछा है a² + 1/a², तो 4 का स्क्वायर -2, डायरेक्ट बताया हुआ था 14, देख लो भाई साहब, ये 8 लगा के आया इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा आपको देखना था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 निष्पक्ष सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है, ये ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 हेड आने की। इसे मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा, लेकिन इसका आंसर होगा 4/11, 1/2 तो नहीं है इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 108 ना। हाँ, मैंने इसे सोल्व किया था, 4/11 आया था मेरा, 4/11 है। अब मैं आपको बस और 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट करा देता हूँ, है ना। 109 क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि यदि x एक परिमेय संख्या है तो जिसमें x² एक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। x एक सदैव पूर्णांक होगा, बिल्कुल सही बात है, a। मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन इसका a है, क्योंकि भाई अगर x एक परिमेय संख्या है तो x² पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो x² तभी पूर्णांक हो पाएगा जब x पूर्णांक होगा, नहीं तो पूर्णांक मतलब पूर्णांक, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि पूर्णांक क्या होता है। x² तभी पूर्णांक हो सकता है जब x पूर्णांक होगा, और हर एक पूर्णांक रैशनल नंबर तो होता ही है, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, लो भाई मैम, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कह के भेजा था कि जब से यूपी टेट बना है ये क्वेश्चन आया ही आया है, हमेशा आया है। इसने कहा है कि एंगल ए जो है 70 डिग्री है, बी जो है वो 80 डिग्री है, और इसने हमसे पूछा एंगल डी, तो बी के सामने डी है, बी के सामने डी है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बी अगर 80 है तो डी 100 डिग्री रहा होगा, ये बिल्कुल सही बात है ना। चलो एक और क्वेश्चन, मैं मजा आ गया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था बच्चों को सेम टू सेम, मजा ही आ गया होगा, पक्की बात है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, PT² बराबर PA × PB, याद आया कुछ, बताओ कराया था या नहीं कराया था। तो PT हमसे पूछा है इसने, PT तो हमसे पूछा है, PT पूछा है ना इसने हमसे, हाँ, तो PT याद करो, हाँ जी। तो देखो इसने आंसर दिया 9, अभी देख लेते 9 आएगा क्या। PA, तो PA कितना है 3 मेरे भाई, और PB कितना है 12, 12 3 36, 36 यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, 36 का अंडर रूट होता है 6, ले मेरे भाई, ये तो फिर गलत कराया, कौन सा था 111 है ना, तो आंसर होगा 6। अब मैं फटाफट से 112 का भी आंसर बता देता हूं आपको, आप मैच कर लेना। 112 में ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें एक पद मोनोमियल, मोनोमियल एक पद, मैंने बताया था बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है कि एक ही पद होना चाहिए, तो उसके बजाय ए का क्या मान होगा, ए की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि जब -3 पुट करेंगे तो -3x -3 नहीं होगी भैया, प्लस होना चाहिए इसका आंसर, तो
+3 होगा, ये गलत लगाया या ओहो +3 होगा क्योंकि ये +3x होगा कैंसिल आउट, प्लस ये -3x होगा कैंसिल आउट, प्लस का 2 माइनस का 2, x² और 2x² 3x², तो बचा 1। तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है भाई, ये सी गलत लगा के आया, बी ऑप्शन है। एक संख्या दूसरी संख्या का बताओ यार, कितना आसान क्वेश्चन। एक संख्या जो है वो 17/20 है, किसका, दूसरी संख्या का। अब इसने क्या कहा, यदि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या को कहा गया है तो दूसरी संख्या आएगी नीचे, बी यहाँ चला गया, तो कितना हुआ 17/20, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, आंसर कितना आएगा 85%। भाई साहब फोड़ के रख दो, फोड़ के रख दो, बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ जी, तो हमारे पास बेलन है और बेलन की हमें त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है और हमसे पूछा गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2πr r + h। यहाँ पर r और h की वैल्यू रखनी थी और कुछ नहीं, r और h की वैल्यू रखनी थी, तो 114 का आंसर है बी, है ना। सी आना चाहिए 748। इसने कैसे ये लिख दिया, 748 ही सही आंसर, इसने गलत किया है भाई। आगे बढ़े, चलो। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया, क्या आपको नहीं याद है मैंने कराया है, नहीं कराया, कितने अच्छे से मैंने क्वेश्चन कराया। ये मैंने कहा था इसका अंडर रूट बताना ये, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3-3 4-4 बार कराया। मैंने कहा था यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 प्लस 4 की जगह लिखा 2, तो जब 2 अंदर जाएगा 4 बन के जाएगा, तो 4 बन के जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। ये कितना दिया हुआ है 5 × 8, और ये कितना हो जाएगा 5 + 8। मैंने कहा था इसके दो फैक्टर जिनका सम ये आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8। 8 होता है 4 × 2, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 में से बाहर आके 2 बचेगा, तो ये रहा आंसर। ठीक है, कितना, ये रहा बी ऑप्शन, बी सही आंसर है इसका। एक को ये मैंने कराया हुआ था भाई, है ना, ये मैंने कराया हुआ था, आपका मैं ज्यादा टाइम इसमें लूंगा नहीं। ये रहा, इफ x + y + z = 0 देन x³ + y³ + z³ - 3xy = 0 ही होगा। ठीक है, ये भी बात, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, तो सीधा सीधा कराया हुआ था। ठीक, अब हम चले हैं क्वेश्चन नंबर, बस खत्म ही होने वाले हैं, 117, 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे। x और y, अगर x और y परिमेय संख्या है तो x × y परिमेय, ऐसा नहीं हो सकता। अगर x रेशनल है और y रेशनल है तो x × y ऑलवेज रेशनल ही होगा, तो ये बात तो संभव ही नहीं है। तो मेरे भाई खत्म हो गई कहानी। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन इसमें पूछा निम्नलिखित व्यंजक में घात क्या, डिग्री। डिग्री मैंने कहा था जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है, और पावर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उनको देखा जाता है। अब मेरे भाई जैसे यहाँ x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5। यहाँ क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर 5 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 6। x की पावर 2, y की पावर 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, मतलब पावर। तो इस पूरी समीकरण की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। 8 इसने कैसे लगा दिया, नहीं 6 ही होगी इसका आंसर। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लो, मीन मोड मीडियन, लास्ट में सबसे जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था इन्हें, वो मीन मोड मीडियन का था, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो मीन, अब देखो क्या कहा, ये बढ़ता हुआ क्रम है नहीं, 10 15 x 25 30, तो इसकी माध्यिका 20 है, तो x ज्ञात करो। मेरे भाई जो मिडिल टर्म होगी वही माध्यिका होती है, और मिडिल में यहाँ x है तो यही माध्यिका होगी। ठीक है, तो आंसर होगा 20, x की वैल्यू होगी 20। ये लो मेरे भाई, इसमें से मैं आपको कह देता हूँ कि 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आपके होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अगर आप 21 से 22 के बीच में भी स्कोर करके आए हो तो इसे मैं गुड स्कोर मानता हूँ, इसे मैं क्या मानूंगा, गुड स्कोर। अब आप साइंस के आंसर डिस्कस करिए और ज़्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब साइंस के आंसर की डिस्कस करते हैं। ठीक है, अंकुर सर ने आपके साथ मैथ्स के आंसर की डिस्कस कर दी, तो मैंने साइंस की पूरी आंसर की जो है वो आप लोगों के लिए बना दी है। तो अब हम साइंस डिस्कस करेंगे। साइंस का एक एक क्वेश्चन जो है हम बेहतर तरीके से देखेंगे, क्या आपके क्वेश्चंस रहे, कैसे क्वेश्चंस रहे, क्या आप लोगों ने आंसर लगाए, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर आसान था मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान था। ठीक है, तो हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 से आप लोगों की साइंस है, तो मैं साइंस से जो है स्टार्ट करती हूँ। तो साइंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज्यादा डेंजरस क्यों है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है पढ़ रखा है, डिस्कस कर रखा है। ठीक है,
अब अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं गाइस, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, अगर मैं माइक सेट कर दी थी, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से जुड़ता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, और अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप सबको पता है कि लंका लग जाती है कि अगर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपके सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ये बात हमें पता है, लोगों की डेथ हो जाती है, मर जाएंगे लोग। तो इस क्वेश्चन का 121 का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था। ये बात हम लोगों को पता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये इजीली सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ आगे। ये रहा आप लोगों का अगला सवाल। अगला सवाल कहता है जो स्टेम एजुकेशन है इज कंसिडर टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोच प्राइमरली बिकॉज, स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो आपकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है बेसिकली आपकी क्या करती है, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, मैथमेटिक्स को, इसको अनडिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर फोकस करती है, इसके सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ती है। आप बाकी सारे के सारे सॉल्यूशन पढ़ो, साइंस की पेडागोजी के अंदर तो ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आप एलिमिनेट कर सकते थे कि यार ये आंसर तो हो ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में सटीक आंसर बताऊंगी। ठीक है, अरे यार बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, कितनी बारी पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव कर रही है 8 मीटर्स पर सेकेंड से, इसको रेस्ट के अंदर लेके आए हैं यूनिफॉर्मली इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब बात आती है फोर्स की। हम लोगों को पता है गाइस कि मैंने आपको फोर्स के फॉर्मूले बताए थे कि एक तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। या फोर्स को अगर मैं इस फोर्स को न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से लिखूं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इस प्रकार से हम फोर्स को लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या होता है फोर्स, फोर्स होता है आपका m मल्टीप्लाई v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, मास क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखा था एग्जामिनर ने, यस, फिर 4 किलोग्राम मुझे मास मिला है। ठीक है, 4 kg मेरा मास है। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या आप लोगों को टाइम दे रखा था, हाँ बिल्कुल दे रखा था, 2 सेकंड्स का टाइम दे रखा था, मैंने 2 डाल दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि गाड़ी जो है वो चल रही है कितने से, 8 मीटर्स पर सेकंड से, और उसके बाद उसको रेस्ट पे लेके आ गया है। जब उसको रेस्ट पे लेके आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 8 होगी, 0 माइनस 8 करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 4 जार 8 हो जाएगा, 4 4 जार 16 न्यूटन की फोर्स लगेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन कहा गया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पोजीशन, आपकी पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग साइंस जो है वो आपकी लेबोरेटरी वर्क के अंदर कंसीडर की जाती है बहुत ज्यादा असेंशियली। ये ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो पेडागोजी के क्वेश्चन ना बहुत डायरेक्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 की अगर मैं बात करूं तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बेसिकली बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने का काम करती है। इसके अंदर प्रोसेस स्किल बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं, बच्चों को ऑब्जर्वेशन करनी आती है। ठीक है, और आपके इन्फ्रेंस निकालने आते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि हैंड ऑन एक्टिविटी आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो हैंड ऑन एक्टिविटी आपको पॉजिटिव कीवर्ड है, बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके कारण वो ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। क्वेश्चन खत्म, वेरी वेरी इजी। ठीक है, कोई सोचने की बात ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगी अब आगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 125 हो चुका है, यस। अब हम 126 की तरफ चलते हैं। यार ऑक्सीजन की परसेंटेज वायुमंडल में कितनी है, भाई बच्चा बच्चा जानता है। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है। क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये कोई क्वेश्चन था, मतलब मैं ये कहती हूँ कि साइंस वाले एग्जामिनर ने इतना ईजी क्वेश्चन दिए, इतने ईजी क्वेश्चन दिए कि जिनका कोई जवाब, मतलब ऐसा है कि मैं ऐसे कि इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी, 21%। यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तुम 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चे से पूछो। ये तो मेरे को लगता है कि सब स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया होगा। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127।
127 क्वेश्चन बहुत आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, आपको क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया जब मैंने आंसर की बनाई। मैंने देखा कि यार वेक्टर क्वांटिटी पूछी है, कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, मुझे पता है वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। नो डाउट वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बहुत बारी पढ़ा है, चाहे वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट है। जब भी दो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर स्केलर बनता है। सो वर्क जो है वो आपकी कैसी राशि है, वर्क आपकी अदिश राशि है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये भी आपकी अदिश राशि है, स्केलर है। स्पीड भी आपकी स्केलर है। एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बी क्वेश्चन खत्म। आगे मुझे क्वेश्चन पढ़ने की भी शायद आवश्यकता नहीं थी। भाई जिसने मेरे साथ पढ़ा है ना, जिसने मेरे साथ तैयारी की है, जिसने मेरे साथ सेशंस देखे हैं, मैं एक गारंटी ले सकती हूँ कि उसका पेपर 101% अच्छा और सही ही हुआ होगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यार अगला क्वेश्चन साउंड टॉपिक से था। मेरे को क्वेश्चन पढ़ते हुए भी ऐसे हो रहा है कि क्या पढूं। साउंड वेव जो ट्रैवल करती है थ्रू एयर, ठीक है, आपकी साउंड वेव कैसी नेचर की होती है यार, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपकी जो साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सोचने वाली बात ही नहीं है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। अब आपसे पूछा गया था आर क्लासिफाइड, ठीक है, टू अ सेपरेट डोमेन फ्रॉम एजुकेशन प्राइमरली। ये डिफरेंस जो होता है किस चीज का होता है। अब मान लो आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है जिसमें ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 129 थोड़ा अजीब था लेकिन ये प्रोसेस करती है आइदर लिंक्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड यूनिक राइबोसोम्स आरएनए, आपके आरएनए के सीक्वेंस को बताती है। गाइज ये क्वेश्चन अलग था। देखो एक आधा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एग्जामिनर को ऐसा देना ही होता है कि एक ना एक लेवल बने, मैं दुनिया बोले कि यार क्या पेपर आया था यार, यूपीटेट ने इतने सालों के बाद पेपर लिया और धमाकेदार पेपर दिया, लेकिन इतना धमाकेदार दिया नहीं। बट ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अलग था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग कुछ तो लगा के आए ही होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन, कॉटन को जब हम सेपरेट करते हैं गिनिंग के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। तो 130 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज गिनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकलाइट के बारे में मैंने बहुत बारी पढ़ा है, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है कि बैकलाइट जो होता है, अगर आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जैसे ही हम हीट करते हैं, जैसे उनमें आग लगाते हैं, उसके बाद वो अपनी शेप में आ जाते हैं। उसके बाद आप जितना मर्जी उन्हें जला लो, उनकी सेटिंग हो चुकी है, अब फिर उनकी शेप को चेंज नहीं कर पाओगे। सो बैकलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मैंने बताया था, जिनकी सेटिंग हो रखी हो, प्यार मोहब्बत की बात है, ठीक है, इनको रिमोल्ड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार ही सेटिंग हो गई तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, अरे कौन एसिड बेस में फर्क बताता है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पता नहीं कितनी बार तुम्हें मैंने पढ़ा दिया है। लिटमस पेपर बताता है, मैंने बताया था, बी से बेस, बी से बिटर, बी से ब्लू, तो बी इसका कोड है। बी से आपके बेस होते हैं, बी से कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, और बी से ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, अरे क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है, 133 का क्वेश्चन आपको बोले मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ विद वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। गाइज ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 133 लास्ट मैराथन्स के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था 0 डिग्री ऐसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यार ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन मैथ्स टाइप आ गया था, ठीक है, तो मैं ये अंकुर सर आपको अच्छा समझाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। द परसेंटेज एरर बतानी है ऑफ मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। पहले तो मुझे पता है कि जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर मैं फॉर्मूला देखूं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर पे बात करनी है। ये जो है 2% का इसके अंदर क्या है, चेंज है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, एरर जो है अज्यूम कर रही है स्मॉल वैल्यूज, कैसे करेंगे। सो गाइस इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर एग्जामिनर ने, हाँ, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, तो ये 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100%, ऐसे करना था। तो ये जो वैल्यू है चेंज है जो 100% के हिसाब से, वो 2% दे रखा है, तो 3 को 2% से मल्टीप्लाई करेंगे, 6%, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर थोड़ा सा सर इसको आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी, मैंने सर को ऑलरेडी कह दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, आपको पता है साइंस जो होती है अस्थायी होती है, टेंटेटिव होती है। क्यों टेंटेटिव होती है, क्योंकि साइंस की नॉलेज ओपन होती है यार, कोई भी ऐसा साइंटिस्ट आता है
जिसको लगता है कि यार ये लॉ पुराना हो चुका है, अब इस लॉ को नया करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नया आविष्कार करता है, तो हम लोग भी प्रिपेयर्ड है। आपने बहुत कुछ पढ़ा साइंस के अंदर और आपने ये देखा है कि बहुत सारे फेलियर्स पढ़े हमने कि यार ये वाली चीज, ये वाली थ्योरी फेल हो गई, उसकी जगह नई थ्योरी आई, तो हम नई थ्योरी को मानते हैं ना। ठीक है, ऐसे साइंस की नॉलेज टेंटेटिव होती है, अस्थायी होती है, कैन बी चेंज्ड। तो साइंस की थ्योरी जो है वो आपकी टेंटेटिव होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि वो ओपन होती है किसके, रिवीजन के, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास होती है तो एक थ्योरी के ड्रॉबैक्स को बताते हुए आप कुछ नहीं करते, न्यू अजम्पशंस को बता देते, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी बहुत आसान आई थी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन आपके कंजर्वेशन फोर्स द टोटल मैकेनिकल, अगर आपके नॉन कंजर्वेशन फोर्स के बारे में बात करें तो टोटल आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है यार, आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो 136 का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़े हैं मेरे भाई, ग्लास, ठीक है, इसे अमॉर्फस क्यों कहा जाता है? ग्लास आपका अमॉर्फस क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ग्लास जो होता है ना, बेसिकली देखो, जिनके अंदर तो सेम पैटर्न हो ऐसे, ठीक है, एटम्स के स्ट्रक्चर पैटर्न सेम हो, उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। मैं बोलूं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनके एक जो अलग अलग, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी पैटर्न के अंदर, एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, उन्हें अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। अमॉर्फस सॉलिड की रेंज नहीं होती, जैसे मैं बोलूं 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज के अंदर ही कभी भी मेल्ट हो सकता है। तो एक प्रॉपर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इनकी एक रेंज होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डेफिनेट नहीं होता। सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर, क्यों स्टोर किया जाता है यार, तुम्हें मैंने कितनी बारी बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है, किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था पानी की टंकी में सोडियम को डालो ब्लास्ट हो जाएगा, एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए केरोसिन में डालते हैं, क्योंकि केरोसिन मतलब इसकी डेंसिटी केरोसिन के मुकाबले में ज्यादा है, तो उसमें डूब के रहता है। अपन पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो पगलो। ठीक है, कूलम फोर्स के बारे में पूछा गया था। अगर मैं कूलम फोर्स के बारे में बात करूं तो कूलम फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू दोनों चार्जेस Q1, मान लो आपके दो चार्जेस हैं आपस में सेपरेटेड है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कूलम फोर्स। सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डी आई होप सब लगा के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, अरे यार ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन, हमने कितनी बारी पढ़ा है कि आपके सीवेज वीवेज अगर कुछ भी पानी के अंदर जाएंगे तो यार ऑब्वियसली वो वाटर पोल्यूशन होगा। मान लो आपके सीवेज हैं, यार एक सेकंड रुको, ये अगर वाटर के अंदर जाता है कोई भी गंद तो वो वाटर पोल्यूशन का एग्जांपल है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या बच्चे वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल 144, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा सबको अच्छे से। ठीक है, 144 की बात करूं, अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ यार तुम्हारे लिए, है ना। 141 को जूम कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 प्राइमरी पर्सन या डायग्नोस्टिक करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। अगर टीचर डायग्नोस्टिक टीचिंग करता है, मैंने आपको बताया कि जब भी डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है यार उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है, यानी कि एक बार डायग्नोस करने के बाद अपन रेमेडी ढूंढते हैं। ठीक है, कि यार ठीक है टीचर ने डायग्नोस कर दी, बच्चों को चैप्टर नहीं आता, फिर टीचर रेमेडी ढूंढता अपना दिमाग लाके कि मैं क्या ऐसा बेस्ट पॉसिबल मेथड यूज करूं ताकि बच्चे के लर्निंग गैप्स को ठीक कर सकूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 141 का राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी है, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स, ताकि जो है बच्चे अच्छे से चीजों को समझ सके। आ जाओ, ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेरे दोस्तों, अगर हमें किसी चीज में इनपुट डालना है, किसी चीज को समझाना है, कहीं भी इनपुट डिवाइस ऑलवेज कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। धड़ा धड़ा अपन ने इनपुट किया कीबोर्ड। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था और कंप्यूटर का क्वेश्चन इतना आसान आता है कि अपन ना भी पढ़ के जाए ना कंप्यूटर तब भी आंसर कर सकते हैं, इतना कंप्यूटर तो बच्चे को आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। लो जी, यार पता है मैं सच में तुम्हें एक चीज बताऊं, यूपीटेट का पेपर इतना आसान आएगा ना, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बच्चों ने मजा आ गया, बच्चों ने इतने मैसेजेस किए कि मैम मजा आ गया पेपर देके। हमने कितनी मुश्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, मुझे लगा कि यार मैंने क्या कुछ पढ़ा दिया ऑर्गेनिक में। एग्जामिनर पूछ रहा है मिथनल और इथेनॉल जो होता है आपका, ठीक है, आपके जो मिथेनॉल्स होते हैं और आपके जो इथेनॉल्स होते हैं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है भाई, सीएचओ लगता है। काहे एल पीछे कैसे आएगा। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए एल लगता है। खत्म होगी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये। डाइकॉट जो स्टेम होती है उनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं आपके प्रेजेंट, ये ओपन होते हैं। क्यों ये ओपन इसलिए होता है क्योंकि इनका जो कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, जो कि इनकी सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। डाइकॉट वो होते हैं, अगर आप उसके सीड्स को काटो तो वो 2 पार्ट में टूटता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो आपको पहला एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था। एंटीबायोटिक वो है जिनको जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती है मेडिसिन। ये फंगस द्वारा बनाया गया था। कौन सा फंगस, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस को मैं गिनूंगी थोड़े अलग, तो ये इसका राइट आंसर पेनिसिलियम नोटेटम है, ठीक है। इसका बी आंसर है गाइस, ये थोड़ा अलग था। बट क्या मैम हमें इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है? नहीं, मैंने बोला क्वेश्चन अलग है, समझ में आती है, लेकिन क्वेश्चन सही 100% होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था वो पेनिसिलिन था। ये मैंने आपको सेशन में पढ़ाया, बहुत बारी पढ़ाया। तो पगलों, कौन से जो फंगस यूज किया होगा पेनिसिलियम नोटेटम ही यूज किया होगा। सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो मैं इस क्वेश्चन को भी कोई अलग नहीं मानती, इस क्वेश्चन को भी मैं मेंटली दिमाग से तुम सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन था अभी तक जो थोड़ा अलग था, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को मैं अलग की कैटेगरी में गिनूंगी अभी, और किसी को नहीं गिनूंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अगर अपने को निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अगर मुझे हीट एनर्जी निकालनी है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, 2 kg ऑफ वाटर बाय 5 डिग्री सेल्सियस। देखो यार, अगर आपको हीट निकालनी होती है ना, तो m इंटू सी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज होता है। मास अपने को 2 दे रखा है, स्पेसिफिक हीट वाटर की दे रखी है 4200, आपको अपने को टी कितना दे रखा है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर 42,000 आ जाएगा। सो 42,000 जूल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 42,000 जूल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, पैरामीशियम जो है, ठीक है, ये जो मूव करते हैं पैरामीशियम, ये पैरामीशियम जो आपके मूव करते हैं मेरे दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैरामीशियम मूव करते हैं वो जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनमें वो क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। इन द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, अगर साइंटिफिक मेथड की बात करूं, हाइपोथेसिस बेस्ट डिस्क्राइब क्या करती है? तो यार साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस क्या बेस्ट डिस्क्राइब करती हैं? टेंटेटिव, ठीक है, आपकी साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस परिकल्पना है। मैंने आपको बताया था परिकल्पना मतलब जो हम सोचते हैं, जो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, दैट इज परिकल्पना। परिकल्पना टेंटेटिव टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आपकी टेंटेटिव है, टेस्टेबल है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। 148 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 149। जो हाइपोथेसिस होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, होमोसैपियंस के जो इवॉल्व हुए थे आपके अफ्रीका में, लेटेंट स्प्रेड ऑफ वर्ल्ड वॉर। 149 का ए आंसर है, आउट ऑफ अफ्रीका। गाइज ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चंस को अजीब की कैटेगरी के अंदर गिनूंगी। अजीब, ये आउट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। होमोसैपियंस जो है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, दैट इज होमोसैपियंस। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमोसैपियंस है। ये कहाँ से डिस्कवर हुए थे? आउट ऑफ अफ्रीका। रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस है ये। तो होमोसैपियंस इवॉल्व हुए थे अफ्रीका में एंड लेटर स्प्रेड आउट हुए थे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाइपोथेसिस आपको बतानी, द हाइपोथेसिस दैट ऑटोमेटिकली मॉडर्न होमोसैपियंस। तो हाइपोथेसिस का मतलब कि यार जो आपने परिकल्पना किया, आपने सोचा, आपने दिमाग लगाया कि आउट ऑफ अफ्रीका रिप्लेसमेंट की किसी चीज की, हाइपोथेसिस बना दिया, तो ये हाइपोथेसिस है। इसको करते हुए थोड़ा सा आंसर डगमगा सकता था स्टूडेंट्स का, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। एनसीएफ 2005 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये एनसीएफ 2005 साइंस के एजुकेशन के बारे में क्या करता है कि नर्चर करो साइंटिफिक टेम्पर को, स्पिरिट पैदा करो बच्चे के अंदर, रिस्ट्रिक्ट करो नॉलेज को नहीं, मेमोरी रट्टे की ताकत बनाओ नहीं, मैंने बताया नेगेटिव कीवर्ड है। प्रिपेयर करो स्टूडेंट को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं, सीधा पता है कि सारे नेगेटिव कीवर्ड है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोचने की बात ही नहीं। तो गाइज ये आपका साइंस का आंसर की थी, बहुत ही आसान पेपर था। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि पेपर मुश्किल था। हाँ, 2 क्वेश्चंस थोड़े से अजीब थे, ठीक है, उसमें से भी यार आप अपना ब्रेन लगा के आंसर कर सकते थे, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 क्वेश्चंस को मैं फिर भी थोड़ा सा अजीब कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस, लेकिन उसके अलावा सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन थे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ रखे थे। तो मेरे हिसाब से 30 में से 28 to 29 मार्क्स लेना वॉज नॉट अ बिग डील, आसानी से आप लोग ले सकते थे। तो आई होप साइंस और मैथ्स के आंसर की जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। तो गाइज ये अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की में। आप सबका 24/7 में साइंस मैथ्स के सेशन के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।